10 नवंबर 2024 को केरला का एक गांव जिसका नाम कासरगोड था, उसके अंदर गांव के लोग और एक फैमिली इंतजार कर रहे थे कुछ मेहमानों का। ये इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन आने वाले मेहमानों का कि इन्होंने आज तक अपने जीवन में इतनी बेसब्री से किसी का भी इंतजार नहीं किया होगा। पूरे के पूरे गांव की नज़र बाहर सड़क की तरफ थी कि कितनी देर में वो मेहमान इस गांव में पहुंचेंगे। थोड़ा सा टाइम और बीतता है कि तभी सामने से एक सरकारी गाड़ी चलती हुई इस गांव की तरफ दिखाई देती है। वो गाड़ी चलते हुए एक घर के बाहर आकर रुकती है। सभी गांव वालों की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। जिसके बाद उसमें से 4 सरकारी मुलाजिम उतरते हैं। उनके हाथों में एक गत्ते का बॉक्स था, जिस बॉक्स को लेकर वो नीचे उतरते हैं और उस फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो बॉक्स लेकर उस फैमिली की तरफ बढ़ रहे थे, एक एक करके पूरा का पूरा गांव रोने लगा था। तो इस बॉक्स में ऐसा क्या था? ये कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं था, बल्कि जिस फैमिली की तरफ ये लेकर इस बॉक्स को बढ़ रहे थे, उस फैमिली की 13 साल की साफिया यानी कि उनकी बच्ची इस बॉक्स के अंदर बंद थी। जी हाँ, 13 साल की बच्ची। उसके शरीर के बचे हुए कुछ अवशेष थे इस बॉक्स के अंदर, जो कि लगभग 18 साल के बाद इन बदनसीब माँ बाप को मिले थे, जिसकी वजह से ये माँ बाप तो रो ही रहे थे, बल्कि इनके साथ पूरा का पूरा गांव रो रहा था। अब जैसे ही ये बॉक्स उसकी माँ को दिया जाता है, वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। वो फिर भी हिम्मत करके चुप करती है, खुद को दिलासा देती है। अब वो सरकारी मुलाजिम वहाँ से चले जाते हैं और इस बॉक्स को लेकर अब पूरा का पूरा गांव कब्रिस्तान में पहुँचता है। कब्रिस्तान में जाने के बाद उन्होंने अब पूरी रीति रिवाज से इस साफिया के शरीर के जो भी टुकड़े थे उनको दफन किया। और साफिया को दफनाने के बाद पूरा का पूरा गांव खड़ा होकर वहीं पर रोता रहता है। और अब इस माँ बाप को, जो बदनसीब माँ बाप थे, उनको एक तसल्ली तो हुई कि उनकी बेटी को चलो उसकी आत्मा को अब शांति तो मिल जाएगी उसको दफन करने के बाद। तो साफिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको 18 साल तक पुलिस के पास उस डब्बे में बंद रहना पड़ा, और उसकी मौत कैसे हुई और किस वजह से उसको इतने सालों तक अपने माँ बाप से दूर रखा गया? इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए। कहानी की शुरुआत केरला के एक छोटे से गांव कासरगोड से होती है, जहां पर एक फैमिली रहा करती। इस परिवार में जो मेन कैरेक्टर यानी कि मेन मुखिया था, उसका नाम मुईदीन था और उसकी पत्नी आयशा, और इन्हीं की एक छोटी सी बच्ची साफिया, जो कि बहुत ही प्यारी बच्ची थी। और ये बिल्कुल गरीब परिवार था, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरे के पूरे गांव वाले इनसे बहुत ज़्यादा मेल मिलाप में रहा करते, इनका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और फिर इसी गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था। उसका नाम केसी हमजा था। केसी हमजा इस गांव में आता है और आकर जो ये मुईदीन था इससे बातचीत करता है और इससे कहता है कि आप हमारे लिए कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे, या लड़का भी होगा या कोई लड़की होगी, हमें दोनों ही चलेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार रहती है और मुझे खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम उसे पढ़ा भी देंगे, उसको रहने के लिए जगह देंगे और साथ में पैसा भी देंगे। ये बात सुनकर मुईदीन को लगा कि वो साफिया को इनको दे देते हैं, इससे इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। एक तो साफिया को पढ़ने के लिए वहाँ पर स्कूल में भेजा जाएगा, साथ में उसके अच्छे कपड़े मिलेंगे, साथ में उसे पैसे भी मिलेंगे, जिससे कि उसकी ज़िंदगी तो सुधरेगी ही, साथ में इनको भी थोड़ा सा सहारा मिलेगा। यही बात सोचकर जो इसके पिता थे यानी कि साफिया के पिता, वो इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ साफिया को भेज देते हैं। साफिया उसके साथ चली गई, और जो ये केसी हमजा था, इसका घर इस गांव से निकलकर बाहर की साइड था। अब ये साफिया को अपने साथ लेकर बाहर उस घर में जा पहुंचा। वहां पर जाकर साफिया अपने काम में लग जाती है, जो कि जिसके लिए उसे लाया गया था।
वो सारा काम करती, साथ में पढ़ाई भी करती, बहुत अच्छे से ये उनसे रखा करते। और जिस दिन केसी हमजा इस साफिया को लेकर आए थे उस दिन 22 दिसंबर 2006 की तारीख थी। उस दिन ये लेकर आए थे और उस दिन के बाद ये साफिया बहुत अच्छे से यहाँ पर रहने लगी थी। महीने 2 महीने में इसकी फैमिली वाले से मिलने आ जाया करते, या फिर जो ये केसी हमजा था ये इस साफिया को उनसे मिलवाने के लिए उनके घर पर लेकर जाया करता। ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार जो ये केसी हमजा था इसको गोवा में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और गोवा में जब केसी हमजा को कॉन्ट्रैक्ट मिला अब वो सोच रहे थे कि क्यों न केरल छोड़कर अब गोवा में शिफ्ट होया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा इसका ये कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है। जो इसने ये प्रोजेक्ट लिया था बहुत लंबा ये चलेगा कि तब तक ये केरल छोड़कर उस गोवा में जाकर सेटल हो जाएं। यही सोचकर अब ये गोवा पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर केसी हमजा ने एक गलती कर दी कि उसने इसके बारे में साफिया के माता पिता को नहीं बताया कि हम गोवा जा रहे हैं और साफिया को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साफिया के माता पिता साफिया को साथ ले जाने के लिए मना कर देते, क्योंकि गोवा बहुत ज़्यादा दूर है। इन्होंने बिना बताए ही उसे अपने साथ लेकर गए। गोवा जाने के बाद इनका रवैया एकदम से चेंज हो गया। अब इसको पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, सारा दिन साफिया से काम करवाया जाने लगा और उसको मारा पीटा जाने लगा। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाया करता। लेकिन साफिया सब कुछ अपने अंदर दबाए बैठी थी, क्योंकि वहाँ पर ना तो उसे फ़ोन करने के लिए दिया जाया करता और ना ही उसे ये पता था कि वो घर पर कैसे जाएगी अगर यहाँ से भाग गई तो। बस उसे कंट्रोल करना था और उसे वेट था कि कब हम वापस केरल पहुँचेंगे और वो कब अपने माता पिता से मिलेगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि एक रोज़ जो इसकी पत्नी थी, यानी कि केसी हमजा की जो पत्नी थी, उसने साफिया से कुछ काम करने के लिए, कुछ बनाने के लिए उसे किचन में भेजा। लेकिन किचन में काम करने के दौरान उसके ऊपर बहुत सारा गरम तेल गिर गया और तेल गिरने से उसकी स्किन सारी की सारी जल चुकी थी। ये सब कुछ देखकर जो केसी हमजा था और उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सोच रहे थे कि ये अब जल चुकी है, अगर इसे जली हुई को हम हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछेंगे कि ये जली कैसे। अगर हम इसके बारे में बताएंगे कि ये काम करती है हमारे यहाँ तो हम चाइल्ड लेबर के केस में फंस सकते हैं और हमसे कॉन्ट्रैक्ट भी छीन सकता है। ये बात इनके दिमाग में घूम रही थी। साथ में ये भी सोच रहे थे कि अगर ये इसे लेकर जाएंगे तो वहाँ पर इसकी फैमिली को भी बताना पड़ेगा, और इसकी फैमिली को जब पता चलेगा वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे कि हमसे बिना पूछे वो इसे गोवा लेकर आ गए। लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ और ही सोचा। केसी हमजा और उसकी पत्नी के साथ उनका एक भाई भी रहा करता, यानी कि हमजा की पत्नी का भाई भी वहीं पर इस फैमिली के साथ रहा करता। अब इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर हम बाहर गए तो फंस सकते हैं, इससे अच्छा तो हम इस साफिया को ही मार डालें। अगर ये चाहते तो साफिया को हॉस्पिटल में ले जा सकते थे, इसके माता पिता को इन्फॉर्म कर देते, वो थोड़ा सा गुस्सा ही करते, लेकिन इसकी जान तो बच जाती। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने फैसला कर लिया था साफिया को मारने का। इन तीनों ने मिलकर साफिया को घर के अंदर मार डाला। अब साफिया तो मर चुकी थी, लेकिन अब उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। अब केसी हमजा सोच रहे थे कि इसकी लाश को कहां पर ठिकाने लगाया जाए। तब उन्हें दिमाग में याद आया कि जहां पर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का, वहीं पर बहुत सारे गड्ढे खोदे गए हैं, बहुत खुदाई की गई है, तो इस लड़की को वहीं पर दफना देना ठीक होगा। यही सोचकर वो अपनी पत्नी से और अपने साले से बात करता है। ये बात उनको ठीक लगी, जिसके बाद ये साफिया को बाथरूम में लेकर जाते हैं, उसके 3 टुकड़े करते हैं और उनको बोरी में डालकर केसी हमजा और उसका साला मिलकर उसी साइट पर पहुंचते हैं जहां पर इनका काम चल रहा था। वहां पर जाकर एक गड्ढे के अंदर उसको डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है और ये चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। अब जो केसी हमजा था उसने साफिया को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसे अब ये टेंशन खाए जा रही थी कि कभी ना कभी तो
उसके माता पिता को साफिया के बारे में पता चलेगा, वो हमसे पूछेंगे कि हमारी बेटी कहाँ पर है, तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। ये बात उसे खाए जा रही थी। जिसके बाद केसी हमजा ने यहाँ पर भी एक प्लान बनाया। उसने उसके माता पिता के पास, यानी कि साफिया के माता पिता के पास उसने एक संदेश पुचवाया कि मैं गोवा गया हुआ था और आपकी बेटी साफिया घर पर ही थी। मैं वापस आ रहा हूँ गोवा से और साफिया को लेकर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी टाइम हो चुका था साफिया को अपने माता पिता से मिले, जिसकी वजह से उसके माता पिता बेसब्री से साफिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन जो तारीख उसने बताई थी हमजा ने, उस तारीख पर वो नहीं पहुँचे। शाम तक भी उन्होंने वेट किया लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद साफिया के माता पिता सीधे ही हमजा के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर उनसे बात करते हैं कि हमारी बेटी कहां पर है, वो अभी तक घर पर नहीं आई। ये बात सुनकर जो केसी हमजा था वो एकदम से चौंकने की एक्टिंग करता है। उसने बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो काम में बिजी था और मैंने ही सुबह अपने एक आदमी के साथ आपकी बेटी को घर पर भेज दिया था। वो जब गांव में एंटर होने वाली थी उस टाइम पर साफिया ने कहा कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, जिसकी वजह से मेरा आदमी वापस आ गया। अब आगे मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आपकी बेटी कहाँ पर गई। वो मिलकर साथ में ढूंढने की कहता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। अब ये सारे के सारे उसकी फैमिली वाले, साथ में उनके गांव वाले भी आ गए। केसी हमजा भी, ये सारे मिलकर उसे ढूंढने लगे। लेकिन साफिया मिले तो मिले कैसे, क्योंकि उसको तो इन्होंने गोवा में मारकर दफना दिया। अब ये यहाँ पर ढूंढने की एक्टिंग कर रहे थे। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। सुबह होने के बाद जो साफिया के माता पिता थे उन्होंने फैसला किया कि वो पुलिस को जाकर इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन केसी हमजा यहाँ पर मना कर रहा था कि आप लोग पुलिस के पास मत जाओ। लेकिन फिर भी उससे ऊपर होकर इसके माता पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उन्होंने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि हमारी बेटी काफ़ी दिनों से गायब है। साफिया के माता पिता ने पुलिस से बताया कि हमारी बेटी इस हमजा के घर पर काम किया करती और वहीं से वो गायब हो गई। हमजा का कहना है कि हमने तो उसे गांव के बाहर छोड़ दिया था। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी। 2 दिन तक उन्होंने साफिया को ढूंढने का नाटक वगैरह किया, जिसके बाद वो चुपचाप बैठ गए, क्योंकि गरीब लोग थे ये, देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। गरीब लोगों की सुनवाई होती कहाँ है। जिसके बाद ये केस बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ साफिया के माता पिता चुप बैठने वाले नहीं थे। वो किसी ना किसी की मदद से, यानी कि किसी के कॉन्टैक्ट निकाल कर किसी ना किसी के साथ जाकर एसपी, डीएसपी, वहाँ के विधायक हो गए, सबसे वो मिले, लेकिन उनको कुछ भी उनके हाथ में नहीं आ रहा था। और ऐसे ही टाइम बीतता रहा और 2007 में भी जब साफिया का कुछ भी पता नहीं चला, तब जो इसकी माँ थी उसने एक ऐलान भी कर दिया कि मैं अब धरने पर बैठूंगी। थाने के सामने वो धरने पर बैठ गई कि जब तक मेरी बेटी के बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिलता, कुछ भी सुराग नहीं मिलेगा, मैं धरने पर बैठी रहूंगी। और दूसरी तरफ मीडिया में ये खबर 24 घंटे चलने लगी थी, जिसकी वजह से ऊपर तक ये बात पहुंच गई। ऊपर से दबाव पुलिस वालों पर आने लगा कि इनकी बेटी को ढूंढ कर दिया जाए। और जो साफिया की माँ थी ये लगभग 90 दिन तक धरने पर बैठी रही। और जब ये धरने पर बैठी थी उस टाइम पर बहुत सारे एनजीओ वाले, बहुत सारे राजनीतिक समर्थक सामने निकल कर आते हैं और इसकी माँ से, यानी कि साफिया की माँ आयशा से बातचीत करते हैं। और जब ये सभी लोग इकट्ठा हुए तब इन्होंने एक साफिया एक्शन कमेटी बनाई, जिसके तहत साफिया को ढूंढने के लिए इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। अब धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन होने लगा, मीडिया में न्यूज़ आने लगी। पहले तो सिर्फ गांव-गांव में विरोध हो रहा था, इसके चलते अब शहरों में, शहरों से राजधानी में, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक भी ये बात जा पहुंची। जैसे ही चीफ मिनिस्टर के कानों में ये बात गई कि 13 साल की बच्ची गायब है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने इस केस को पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दिया कि इनकी बेटी को तुम ढूंढ कर दो। अब जो क्राइम ब्रांच थी उन्होंने जब इस केस को अपने हाथ में लिया, वो बड़े अच्छे ढंग से अपनी तहकीकात में लग जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तहकीकात की, लेकिन उनकी सुई घूम फिर कर आखिरकार केसी हमजा पर आकर ही अटक रही थी। उन्होंने 2-3 बार इस केस की रिवीजन की, लेकिन हर बार
केसी हमजा पर आकर ही सुई अटक रही थी, क्योंकि जांच के दौरान क्राइम ब्रांच वालों को ये पता चल गया था कि केसी हमजा बीच में गोवा चला गया था, और गोवा अगर वो गया था तो वो साफिया को अकेला यहाँ पर क्यों छोड़ेगा। उसकी पूरी फैमिली गोवा में थी, साफिया यहाँ पर अकेली क्या करेगी, यानी कि वो साफिया को भी अपने साथ लेकर गया होगा। इस बात पर अब केसी हमजा से बातचीत की गई, तब उसने बताया कि हाँ, साफिया मेरे साथ गोवा गई थी, क्योंकि अगर वो बोलता कि साफिया यहीं पर थी तो वो फंस सकता था, जिसके चलते उसने कहा कि साफिया मेरे साथ गोवा में गई थी। फिर उससे पूछा गया कि साफिया गायब कहाँ से हुई, तब इसने हमजा ने बताया कि जब हम वापस गोवा से आ रहे थे तब रास्ते में वो गायब हो गई। अब क्राइम ब्रांच को केसी हमजा पर पूरा शक हो चुका था, क्योंकि पहले ही ये झूठ बोल रहा था। अब इसकी फैमिली को उठा लिया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है, सबसे अलग अलग पूछताछ की जाती है और सबके सामने अलग अलग सवाल रखे जाते हैं। सबके सब एक एक करके टूटने लगे, क्योंकि इनके सामने जिससे भी बात किया करते क्राइम ब्रांच वाले, उनको बोलते कि उसने सब कुछ बता दिया है, उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके चलते सामने वाला व्यक्ति सब कुछ बता देता। ऐसे ही तीनों के साथ किया, तीनों के तीनों ने ये सब कुछ कबूल कर लिया कि इन्होंने ही साफिया को मारा है। इन्होंने बताया कि गलती से साफिया एक बार तेल से जल गई थी, हमें लगा कि अगर उसका इलाज करवाएंगे तो हम फंस सकते हैं चाइल्ड लेबर केस में, जिसकी वजह से हमने उसको मार डाला और उसके टुकड़े करके जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पर दफन कर दिया। अब जो केरला पुलिस थी वो इनको अपने साथ लेकर पहुंचती है गोवा, जहां पर वो ब्रिज बन रहा था। अब तो ब्रिज वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका था। उन्होंने आकर जगह बताई कि हमने यहाँ पर उसे दबाया था, यानी कि दफन किया था। पुलिस वालों ने वहाँ पर जेसीबी वगैरह मंगवाई, उस पर खुदाई की गई, तब वहाँ पर जो साफिया थी उसकी स्कल मिलती है, उसके साथ में कुछ शरीर के हिस्से भी मिलते हैं, कुछ हड्डियाँ वगैरह ही मिली थी और उसकी खोपड़ी, इन सबको एक बॉक्स में डालकर वापस से केरला लाया जाता है। और इसके बाद 4 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगता है और केस दर्ज किया जाता है। 4 लोग में जो केसी हमजा था, उसकी पत्नी थी, उसका साला था और एक पुलिस वाला, यानी कि उस पुलिस वाले पर क्राइम ब्रांच को शक था कि इसने इनकी मदद की है। इसको पता था साफिया के बारे में, लेकिन इसने पैसे खाए हैं केसी हमजा से, जिसकी वजह से इन 4 पर मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। और जितनी भी साफिया की हड्डियां थी ये सारे की सारी उस बॉक्स में बंद थी और ये मुकदमा चलने लगा। जब भी मुकदमा चला करता, पुलिस वाले इन हड्डियों को लेकर उस अदालत में जाया करते। इन हड्डियों का डीएनए टेस्ट किया गया, सब कुछ किया गया, साथ में इस खोपड़ी के ऊपर चेहरा भी बनाकर देखा गया लैब के अंदर कि ये साफिया ही है या कोई और, सब कुछ किया गया। और यहाँ तक कि ये जितनी भी हड्डियाँ थी इस साफिया की, इसको बॉक्स में बंद करके कोची के इस लैब के अंदर रखा गया था। उसके माता पिता को नहीं दिया गया, बल्कि इस लैब के अंदर रखा गया। पुलिस वालों का कहना था कि हमें केस में इनकी जरूरत पड़ेगी, हमें अदालत में इसे लेकर जाना पड़ेगा। 5 जून 2008 को साफिया के वो अवशेष पुलिस वालों को मिले थे और ऐसे ही टाइम बीतता है और 7 साल बीत जाते हैं। जुलाई 2015 में केस में एक सुनवाई हुई, क्योंकि वहाँ की जो सेशन कोर्ट थी उसने केसी हमजा को सजाए मौत दे दी थी। उसकी पत्नी को 6 साल की सजा हुई, साथ में उसके साले को भी 6 ही साल की सजा हुई। और जो वो पुलिस वाला था उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। और इस फैसले के खिलाफ जो हमजा और उसकी फैमिली वाले थे उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और फिर 4 साल और बीत जाते हैं। 2019 का टाइम आ चुका था और 2019 में जो केरल की सेशन कोर्ट थी उसने जो फैसला दिया था, हाई कोर्ट ने वो फैसला बदल दिया। इसकी जो केसी हमजा था, इसको जो मौत की सजा सुनाई थी उसको बदलकर आजीवन कारावास कर दिया था। और दूसरी तरफ जो इसके फैमिली वाले थे, यानी कि इसकी पत्नी और इसका साला, वो तो लगभग आधी से ज्यादा अपनी सजा काट ही चुके थे। अब इसके बाद ये सोच रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन
2008 में उस बेचारी बच्ची की वो हड्डियां मिली थी और 2024 का टाइम आ चुका था, अभी तक वो हड्डियां उस बेचारी बच्ची की उसके माता पिता को नसीब नहीं हुई। उन्होंने तो उसे देखा भी नहीं। वो जब से आई है वो पुलिस वालों के पास ही रखी गई थी और इस दौरान जो इसके माँ बाप थे साफिया के, वो कई बार सेशन कोर्ट में गए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी हमें लौटा दो, लेकिन सबूत होने की वजह से उन्होंने उनकी कोई भी नहीं सुनी। वो हर बार निराश होकर वहां से लौट जाया करते। अब सारा का सारा फैसला आ चुका था। सभी लोग यही सोच रहे थे कि सेशन कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, क्या अब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने तक इन हड्डियों को उसी लैब के अंदर रखा जाएगा, उसके माँ बाप को नहीं दिया जाएगा? इस बारे में विचार विमर्श करते हुए बहुत सारे वकील, बहुत सारे एनजीओ इकट्ठा होते हैं और ये मामला अब मीडिया में जा चुका था। मीडिया में बहुत सारी सुर्खियां इस मामले ने बटोरी, जिसके बाद जो कोची की सेशन कोर्ट थी उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 2008 में साफिया का ये हिस्सा मिला था, शरीर के टुकड़े मिले थे थोड़े से, और अब 2024 आ चुका है। अगर 18 साल इस चीज को हो चुके हैं और 18 साल तक एक माँ बाप को अपनी बेटी के आखिरी हिस्से नहीं दिए गए उसको दफनाने के लिए, तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने ये फैसला लिया कि जो ये बचे हुए अवशेष है साफिया के, उसके माता पिता को लौटाए जाए। अब 11 नवंबर की तारीख थी जब साफिया के शरीर के टुकड़े उसके माता पिता को देने थे और उसी दिन उसकी फैमिली वाले, पूरा गांव साफिया के आने का इंतजार कर रहा था। इंतजार खत्म होता है। 4 जो मुलाजिम थे सरकारी गाड़ी में बैठकर उस गांव में पहुंचते हैं। उस बक्से में लेकर साफिया को, बक्सा उसके माता पिता को दिया जाता है। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब जिसके बाद उसको पूरे रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। और ये तो सिर्फ एक साफिया की कहानी थी, लेकिन ऐसे ही पता नहीं कितनी साफिया है जिनके केस ऐसे ही पड़े हुए हैं पेंडिंग में और उनकी हड्डियां कोर्ट में, लैब में कहीं कहीं पड़ी हुई है। ऐसा ही एक केस है जो पीछे हुआ था, शारदा मर्डर केस, सुना होगा आप लोगों ने। उस केस में भी जो शारदा थी उसकी हड्डियां अभी तक उसकी फैमिली वालों को नहीं मिली हैं। वो अभी भी पुलिस की हिरासत में है ताकि वो उसका कोर्ट में उसको प्रूफ के तौर पर वो इस्तेमाल कर सके। और आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में दें कि आप लोगों को इसको सुनकर कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।